सामाजिक नेता भी अपने समाज को भूमि आवंटन नहीं करवा सकता। आप बता दो बीकानेर में पिछले 10 सालों में 15 सालों में कितने समाजों को भूमि आवंटन हुई है। 1990 में पिताजी चेयरमैन थे, 19 वार्ड थे नोखा में और उस समय करीब करीब 15 कर्मचारियों का स्टाफ था। आज 45 वार्ड है और मेरे पास में 2 कर्मचारी हैं। एक नोखा की जनता का बड़ा आरोप है आप पर। वो कहते हैं साहब पिछले 25 सालों से ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अभी तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर आज भी गंदा पानी जा रहा है या कुछ खुले में गंदे पानी को छोड़ा जा रहा है, वहां से मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां, बदबू, बहुत सारी चीजें। मैं आपको बताऊं कि पूरे राजस्थान का रिकॉर्ड है, 23 साल 8 महीने की उम्र में वो चेयरमैन बने थे। अच्छा, उनसे यंगेस्ट चेयरमैन आज भी कोई नहीं बन पाया पूरे राजस्थान में। इस बार लोगों के खूब सारे आरोप हैं। लोगों का ये कहना है कि पिछले 2 सालों में सड़कें नहीं बनी, पानी की समस्या रही, नगर पालिका में भी काम नहीं हुए। अब चूंकि आपका कार्यकाल पूरा हो गया या होने वाला था, आपको पता था चुनाव आ रहा है, तो आपने बहुत स्पीड से हर गली में हर जगह वो लाइट्स का काम भी करवाया, रोड्स का काम भी कराया और नगर पालिका में लोगों के पर्सनल काम भी किए। पिताजी के पॉलिटिक्स करने का तरीका एक अलग है। उन्होंने कभी पर्ची सिस्टम नहीं रखा कि कोई पर्ची दे करके अंदर आए, कौन आया है, किससे मिलना है। वो अगर अपने बेडरूम में हर कोई आया है तो सीधा उसको बेडरूम में बुला करके बैठ करके बात करते हैं। इस साइड भी 60 किलोमीटर है, उस साइड भी ट्रॉमा सेंटर 60 किलोमीटर है। आपके यहाँ नहीं है। आपके पिताजी संसदीय सचिव रहे, आपके इस एरिया से नेता प्रतिपक्ष भी रहे रामेश्वर लाल जी डूडी, फिर भी नहीं बना। माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमें बुला करके कहा था कि भाई आपको बीकानेर से चुनाव लड़ना है, डूडी साहब नौका से लड़ेंगे, आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करोगे, मदद करोगे। और उसके बाद में हम वापस आमने सामने चुनाव लड़ लिए 2023 का। निर्मल जी को फोन करके बुलाया और हमारे जो भी विकास मंच के पार्षद जो जल्दी पहुंच सकते थे उनको फोन करके बुलाया। हम उनको नगर पालिका लेकर गए थे कि भाई वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन का इलेक्शन सेट हो गया तो आप इनको चार्ज दो। राजनीतिक परिवार में जन्म लेने पर एक बात अपने आप तय हो जाती है कि कहीं ना कहीं भविष्य राजनीति में हो सकता है। जब पहली बार नोखा में नगर पालिका बनी तब इनके परदादा चेयरमैन बने, तब से लेकर आज तक चेयरमैन के बोर्ड को देखें तो अधिकतर इसी परिवार के सदस्य चेयरमैन रहे हैं। आज हमारे साथ है नोखा नगर पालिका के चेयरमैन नारायण झंवर। ये पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर के पुत्र है। वर्ष 2005 से राजनीति में सक्रिय है और 2010 में इन्होंने पार्षद का पहला चुनाव अपने ही लगते में चाचा श्रीनिवास झंवर के सामने लड़ा और जीते भी। ये वही श्रीनिवास झंवर है जिन्होंने कभी इनके पिता कन्हैयालाल झंवर को चुनाव हराया था। नोखा के आम लोगों का कहना है कि सरकार अपनी हो या विपक्ष की, ये ज़्यादातर मुद्दों पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में परहेज नहीं करते। आज हम इनसे नोखा के विकास, समस्याओं और इन पर लगे आरोपों को लेकर बातचीत करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। नारायण जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बृजमोहन जी। अभी आप नोखा नगर पालिका के चेयरमैन हैं जी, 7 तारीख तक निवर्तमान। पॉलिटिक्स में कब आए आप? पॉलिटिक्स में वैसे तो मैं 2005 से सक्रिय पॉलिटिक्स में आ गया था और 2008 में जब फादर विधायक बने तब और 2005 में जब हमने विकास मंच बनाया था फादर ने, तब से मैं बैक से सारा ऑफिस वर्क वगैरह पॉलिटिक्स में मैं ही संभालता था। और 2010 में मैंने पहला चुनाव नगर पालिका पार्षद के रूप में लड़ा था। ये आपकी इच्छा थी? पिताजी ने कहा कि ये ना तो मेरी इच्छा थी ना पिताजी की इच्छा थी, नोखा की जनता की भावना थी। श्रीनिवास जी झंवर जिस वार्ड से, उस समय वार्ड नंबर 19 हुआ करता था, वो जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे तो लोग ये चाहते थे कि मैं उनके सामने मैं ही चुनाव लड़ूं। दूसरा कोई वार्ड के लोगों को ये था कि भाई उनको हरा नहीं पाएगा। और वो चुनाव मेरा पहला चुनाव था, वो मैंने लड़ा और करीब 130 वोटों से वो चुनाव भी मैं जीता। और उसके बाद में मैं विकास मंच का बोर्ड बना था, उसमें डायरेक्ट चुनाव थे 2010 में।
मंजू देवी जी हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट थे विकासमंच से, वो चेयरमैन बने और मैं वाइस चेयरमैन बना। श्रीनिवास जी जंवर की जो बात कर रहे हैं वो आपके चाचा लगते हैं? हाँ, थोड़ा दूर में है, चाचा लगते हैं। यूं कह सकते हैं कि आपने बदला लिया है। श्रीनिवास जी ने एक चुनाव आपके पिताजी को हराया था। जी 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 बृजमोहन जी, बदला तो कह सकते हैं, बदला दिलाने वाली भी जनता ही होती है। यहाँ 1995 में फादर और श्रीनिवास जी आमने सामने एक चुनाव में थे। फादर उस समय 90 से 95 तक चेयरमैन थे और बीजेपी का राज था और बहुत ज्यादा परेशान किया गया था उनको, तो उनके मन में थी कि मैं सामने ही चुनाव लड़ूं। तो वो चुनाव अनलकीली फादर लूज कर गए। तो 2010 में वापस आपकी भाषा में ये कह सकते हैं कि बदला चुकाया। आपके घर में पॉलिटिक्स आ गई 74 में, ठीक कह रहा हूँ? जी, 74 में पॉलिटिक्स आगे। अगर इसको मैं थोड़ा सा दुरुस्त करूं तो ये भी होगा कि 1949 में जब नोखा नगर पालिका का गठन हुआ था जी। तो प्रथम चेयरमैन मेरे परदादा जी थे, पूनम चंद जी जंवर। अच्छा। तो उसके बाद में लोगों की ये भावना थी कि हमारे घर से, नोखा की जनता की भावना थी कि हमारे घर से कोई पॉलिटिक्स में आए, और उन्होंने मेरे दादाजी पर, नोखा के लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया कि आप कन्हैयालाल जी को चुनाव लड़ाओ। और पहले फादर चूंकि एनसीसी सार्जेंट और इस तरह की एक्टिविटीज में रह चुके थे, लोगों को ऐसा था कि एक लीडर मिल सकता है अपने को। तो 74 में पहला चुनाव फादर ने लोगों के दबाव से, लोगों के कहने से लड़ा था। पहली बार चेयरमैन कब बने? 74 में ही बृजमोहन जी पहली बार चेयरमैन बन गए थे। मैं आपको बताऊं कि पूरे राजस्थान का रिकॉर्ड है, 23 साल 8 महीने की उम्र में वो चेयरमैन बने थे। अच्छा। उनसे यंगेस्ट चेयरमैन आज भी कोई नहीं बन पूरे पाया राजस्थान? पूरे राजस्थान में। उस समय वार्ड कितने थे नोखा में? नोखा में उस समय 12 वार्ड हुआ करते थे। 1949 में आपके परदादा जी बने, उसके बाद में कंटिन्यू, चाहे बीच में थोड़े समय के लिए श्रीनिवास जी बने हो? नहीं, श्रीनिवास जी तो उसके बाद में बने थे फादर के। नहीं, मैं पूरे टेन्योर की बात कर रहा हूं। हाँ तो जंवरों का ही कब्जा है नोखा नगर पालिका पर, कह सकता हूं मैं। हाँ, ये भी आपकी बात ठीक है। उससे पहले श्रीनिवास जी के फादर भी चेयरमैन रहे, रामचंद्र जी जंवर। फिर मेरे फादर चेयरमैन बन गए। और लगभग आप अगर नोखा नगर पालिका का जो बोर्ड है वो देखोगे तो लिगेसी यही चल रही है। बीच में जो डायरेक्ट चुनाव हुआ उसमें भी वोट तो ड्यू टू यू ही मिला, ड्यू टू कन्हैयालाल जी जंवर और नारायण जी जंवर ही मिला। जी, मैं देखिए, नारायण जी जंवर उस समय पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं था कि उनके ड्यू टू वोट मिले। वोट सारा ड्यू टू कन्हैयालाल जंवर ही मिला है। पब्लिक आज भी, नोखा की पब्लिक, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव या निकाय चुनाव, कोई सा भी चुनाव हुआ है, नोखा की जनता ने जहाँ कन्हैयालाल जंवर है वहाँ वोट दिया है। कन्हैयालाल जंवर हमेशा नोखा शहरी क्षेत्र में लीड लिए उन्होंने। तो चूंकि मंजू देवी पंचारिया के पति सीताराम जी पंचारिया 1990 से कन्हैयालाल जी के साथ थे, तो उनके मन में ये था कि जब महिला सीट आई तो लोगों ने कहा कि आप अपनी पुत्र वधू को, यानी कि मेरी मिसेज को आप चुनाव लड़ाओ चेयरमैन का। तो फादर ने कहा कि नहीं, ये मेरे साथ 1990 से मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहे हैं। तो मैं विधायक बन गया तो मेरा दायित्व है कि मैं मेरे किसी ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लेकर आऊं जिसने ईमानदारी और वफादारी से मेरा साथ दिया है हमेशा। तो फादर की इच्छा थी कि एक नई चुनाव मंजू देवी जी को ही लड़ाया जाए। और जो मेरा श्रीनिवास जी के सामने चुनाव, उसी टाइम मेरा पहला चुनाव था, वो भी इसीलिए लड़ना हुआ कि फादर ने लोगों की भावना देख करके, लोगों की जो इच्छा थी वो देख के फादर ने कहा कि तू अगर चुनाव में नहीं उतरेगा तो लोगों को ये लगेगा कि यार एक केवल ब्राह्मण को चुनाव में इन्होंने उतार दिया और बाप बेटे पीछे हट गए। तो अपने को एक्टिवली इस चुनाव में एक्टिव रहना है, इसलिए भी उन्होंने मेरे को चुनाव लड़वाया। यदि ये 2010 के चुनाव को छोड़ दे मंजू देवी वाले, तो लंबे समय से सीट जनरल मेली आ रही है। ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोगों का सवाल भी है। देखिए, ये तो लॉटरी की प्रक्रिया है। और लॉटरी हर बार सामान्य, देखिए, एससी की सीट तो नोखा की आ नहीं सकती, पॉपुलेशन है नहीं। तो अब बचती है सामान्य पुरुष, सामान्य महिला, या ओबीसी पुरुष, ओबीसी महिला। तो मेरे हिसाब से ओबीसी की लॉटरी तो हर बार डाली जाती होगी नोखा की सीट के लिए, ऐसा नहीं है। और पिछली बार भी ऐसे 2021 के जो चुनाव, उसमें भी ऐसी पूरे कयास थे कि नोखा ओबीसी आनी चाहिए जी। लेकिन अब लॉटरी में नहीं आती है, वो राज्य स्तर पर होती है। इसमें कोई मेरे हिसाब से ऐसा मैनिपुलेशन आई थिंक होता भी नहीं होगा। नोखा के लोग ये कहते हैं कि साहब
नारायण जी और कन्हैयालाल जी कोर्ट पे बड़ा भरोसा करते हैं। नहीं, देखिए कोर्ट पे भरोसा तो हम क्या करते हैं, पूरे भारत में ही न्यायपालिका पर भरोसा किया जाता है। जब न्याय कहीं नहीं मिलता है तो आदमी कोर्ट का दरवाजे खटखटाता है, कोर्ट जाता है, और वहां न्याय मिलता है तब हम जाते हैं। जब ब्यूरोक्रेट्स या राजनेता सही बात को, सच्ची बात को, जहां जनता की परेशानी उस बात को नहीं मानते हैं तो मजबूरन कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट भी जाते हैं, तथ्यों के साथ जाते हैं। जहां बात माननीय उच्च न्यायालय को समझ में आती है कि नहीं, जो ये बात कह रहे हैं वो सही है, तब हमारे फेवर में फैसला आता है। अगर हम गलत कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट भी फैसले सही हमारे फेवर में नहीं देगी। एक बात और कही जाती है कि सरकार यदि आपकी है तो भी आप कोर्ट की ओर रुख करते हो, आप सरकार की ओर नहीं जाते हो, प्रयास करते हो कि ये मामला कोर्ट से निपट लिया जाए। देखिए, सरकारों में काम कैसे होते हैं वो आप भी जानते हैं, सारी जनता भी जानती है कि वहाँ फाइलें चलती रहती है, बहुत जल्दी निस्तारण होता नहीं। बेहतर ये होता है कि जनता को तुरंत रिलीफ मिले। जैसे अभी किसी के पेट में दर्द है, उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है, वो 8-10 घंटे बाद होगा, 20 घंटे बाद होगा, लेकिन उसको तुरंत रिलीफ के लिए कोई पेन किलर तो लगाना पड़ेगा। तो तुरंत रिलीफ के लिए हमें फिर कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ता है। चेयरमैन का जो ऑर्डर आया कि आप गलत तरीके से बन गए, सिंबल को लेकर के, पार्टी को लेकर के, जी, जिसका आप स्टे लेकर के आए, ये मामला क्या था वास्तव में? वास्तव में ये मामला ये था कि राजस्थान में एक तो नोखा और एक जगह और है, मेरे को याद नहीं आ रही, 2 जगह एनसीपी के सिंबल से चुनाव लड़े गए थे। हम कंटिन्यू 2010 से नोखा नगर पालिका में एनसीपी के सिंबल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो एनसीपी के सिंबल से चुनाव लड़े गए थे। उन्होंने उस सिंबल को चैलेंज किया था कि ये सिंबल है वो वैलिड नहीं है। न्यायालय का निर्णय है, मैं उस पर कुछ ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। अधीनस्थ न्यायालय ने आपके खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय ने जो खिलाफ ऑर्डर किया, मैं उसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि न्यायपालिका अपने हिसाब से जो भी उन्होंने निर्णय दिया वो हमारे सर माथे पर है। लेकिन जो बेसिकली उमेश सिंह चंपावत जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके सिंबल कोई मैच नहीं किए गए, साइन सिंबल पे मैच नहीं किए गए, ना उनका बुला के कोर्ट ने उनका पक्ष जाना। अच्छा, एविडेंस नहीं हुई उनकी? हाँ, एविडेंस नहीं हुई उनकी। और खैर चलिए, न्यायालय का मामला, इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम गलत होते तो उच्च न्यायालय हमें विथ इन 15 डेज उस अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर स्टे नहीं देता। आपने कभी बचपन में सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा? कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ, एक जब पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो दिन भर घर में पॉलिटिक्स की बातें वही चलती रहती है, तो कभी कभी ऐसा होता था। लेकिन शुरू से यही था कि नहीं, फादर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कोई पीछे अपना व्यापार भी है तो व्यापार संभालना है। हाँ, चुनावों के टाइम में एक्टिव होता था, और मेरे अंकल घनश्याम जी, वो अब संसार में नहीं है, वो फादर का बैक ऑफिस सारा वो संभालते थे। उनके बाद में मैं देखने लग गया। यार, आना तो हर कोई चाहता ही होगा, लेकिन आके सक्सेस होना या उसमें कामयाब होना वो जनता के हाथ में रहता है। और जनता का प्यार, नोखा की जनता का प्यार कन्हैयालाल जी झंवर को भरपूर मिला है, और उतना ही स्नेह मुझे मिल रहा है। आपके लिए तो प्लेटफॉर्म तैयार था। बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ, और मुझे इस कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि मेरे प्लेटफॉर्म मेरे लिए तैयार था। और आज भी मेरे को उसी नाम का, कन्हैयालाल जी झंवर के नाम का, उसी प्लेटफॉर्म पे मेरे को उसका बेनिफिट भी कंटिन्यू मिलता रहा है, मिलेगा। अच्छा, आपके कभी ये नहीं है कि बिल्कुल ही पर्सनल लाइफ है वो तो खत्म हो गई? पिताजी की जब आप देखते थे, ऐसे नहीं लगा कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मैं व्यापार ही करूंगा? पिताजी के पॉलिटिक्स करने का तरीका एक अलग है। उन्होंने कभी पर्ची सिस्टम नहीं रखा कि कोई पर्ची दे करके अंदर आए, कौन आया है, किससे मिलना है। वो अगर अपने बेडरूम में हर कोई आया है तो सीधा उसको बेडरूम में बुला करके बैठ करके बात करते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं रखा कि उसको 15 मिनट बाहर बैठा दो, मैं नहा के निकलूंगा फिर मिलूंगा उससे। तो कई बार ऐसे लगता था कि प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। पिता पुत्र हैं तो बेडरूम उनका और मेरा पास पास ही है। तो शुरू में मेरी वाइफ को जब वो ब्याह के मेरी शादी हुई थी, शुरू में उन्हें भी प्रॉब्लम, वो भी यूज्ड टू हो गई, उन्हें पता है कि पिता पुत्र का ऐसा ही चल रहा है। तो अब सारा, अभी जैसे बेटे की शादी की 2 साल पहले, तो वो भी पुत्र वधू भी यूज्ड टू हो गई कि ये इस घर में ऐसा ही चलेगा, और इनको पब्लिक ही अच्छी लगती है, पब्लिक से ही स्नेह है, पब्लिक से ही मोह है।
तो ये चलता रहता है। रात को कई बार 2 बजे भी फोन आ जाता है तो उठ के जाना पड़ता है, लेकिन वो सारा परिवार हम सब इसके लिए यूज टू हो चुके हैं। पहला चुनाव जब आपने लड़ा तो शुद्ध रूप से प्लेटफॉर्म तैयार था और आपको तो केवल लड़ना ही था। फिर आपको काम देखते हुए जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। इस बार लोगों के खूब सारे आरोप हैं। लोगों का ये कहना है कि पिछले 2 सालों में सड़कें नहीं बनी, पानी की समस्या रही, नगर पालिका में भी काम नहीं हुए। अब चूंकि आपका कार्यकाल पूरा हो गया या होने वाला था, आपको पता था चुनाव आ रहा है, तो आपने बहुत स्पीड से हर गली में, हर जगह वो लाइट्स का काम भी करवाया, रोड्स का काम भी कराया और नगर पालिका में लोगों के पर्सनल काम भी किए। देखिए फ्रीजमोहन जी, मैं बताऊं, 20 वर्षों से नोखा में विकास मंच का बोर्ड है। जनता को निर्णय करना है 19 वर्ष और 1 वर्ष। उन 19 वर्षों में विकास मंच का बोर्ड था, जनता के काम होते थे और उसी त्वरित गति से होते थे। जनता के काम अगर चुनाव पास में है उस तरीके से करने की थीम होती, तो मैंने जो अभियान आया था प्रशासन शहरों के संग कांग्रेस गवर्नमेंट में, उसमें पूरे संभाग में सबसे ज्यादा पट्टे दिए थे मैंने। बीकानेर नगर निगम बहुत बड़ा एरिया है, यूआईटी बहुत बड़ी है, गंगानगर भी काफी बड़ा एरिया, लेकिन पूरे बीकानेर संभाग में मैंने 6,500 पट्टे दिए थे लोगों को। अच्छा। तो ये बात तो कोई मेरे हिसाब से कहने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर जो समस्याएं हैं, काम क्यों नहीं हुआ 1 साल, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स, इतनी नेगेटिव पॉलिटिक्स नोखा के इतिहास में, जब मैं 2005 से मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में हूँ, तो मान लो करीब करीब 20-21 साल से मैं हूँ, इतनी नेगेटिव पॉलिटिक्स नोखा में पहले कभी नहीं देखी गई कि ईओ नहीं लगने देना, ईओ लग जाए तो उसको काम नहीं करने देना, ईओ का चार्ज कभी तहसीलदार के पास, कभी प्रोबेशनर आईएएस के पास, ऐसे घुमा फिरा करके। और चलो मैंने काम नहीं किया या किया उसको तो अपने बाद में देखेंगे, लेकिन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बढ़ते उसमें तो चेयरमैन की जरूरत ही नहीं होती है, केवल ईओ के साइन होते हैं, ऑनलाइन डिजिटल साइन देने होते हैं। उस 1 साल में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को रोना पड़ गया, नगर पालिका के चक्कर काटने पड़ गए, जबकि हमारा यह था कि आज आवेदन किया है तो आज रात को या कल सुबह उसको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र टेलीफोन करके, पहले घर भिजवा दिया जाता था, क्योंकि अब कुछ ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज होती है तो उसको टेलीफोन करके कह दिया जाता है कि भाई आपका तैयार है, रसीद कटाओ, आके ले जाओ, जो 10-20 रुपए की नॉर्मल जो भी चार्ज रखे हुए हैं। तो उस तरीके से तो ये काम, अगर मान लो सड़कें नहीं बनी, मेरे पर दोष आ सकता है, पानी का मेरे पर दोष आ ही नहीं सकता, जो पानी पाइपलाइन, कुछ जो नगर पालिका से पट्टे नहीं बने वो भी मेरे पर दोष आ सकता है कि फाइल मेरे पास आई, मैंने रोक ली। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, ये 3-4 चीजें ऐसी है जो चेयरमैन के पास उनकी कोई, ना तो उनकी फाइल चलती है, ना कहीं चेयरमैन के साइन होते हैं, वो भी नहीं बने तो इसके लिए कौन दोषी है, तो जनता को ही सोचना पड़ेगा। प्रोबेशनर आईएएस को नोखा नगर पालिका का ईओ का चार्ज दिया जा रहा है, तहसीलदार को नोखा नगर पालिका का ईओ का चार्ज दिया जा रहा है, और केवल इसलिए दिया जा रहा है कि हर्डल बने, क्योंकि सड़कें टूटी। इसलिए नोखा में नहरी पाइपलाइन का काम चल रहा था, रूडीप का प्रोजेक्ट था, 153 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, वो मैं स्वीकृत करवा के लाया था कांग्रेस राज में, जिसमें दोनों तरफ ट्रीटमेंट प्लांट नोखा के बनने थे और करीब 304 किलोमीटर पूरे शहर की नई पाइपलाइन डाली जानी थी। तो उसकी वजह से सड़कें खुदी। फिर जेजेएम का काम आया, उस जो नहरी पानी बड़ी लाइन आई उसकी वजह से टूटी, और फ्लाईओवर आया तो उसकी वजह से कुछ सीवर लाइन, कुछ पानी की पाइपलाइन है फ्लाईओवर के नीचे से या जो भी थे वो शिफ्ट करनी थी, उसकी वजह से टूटी। लेकिन टूटने के बाद जिन लोगों ने बनने नहीं दी, बात उनकी है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ सड़क बनना तो बहुत दूर की बात हो गई, जब नोखा नगर पालिका में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी चीज बननी बंद हो गई थी। करीब करीब 2011 से लेकर के और 2017-18 तक नोखा शहर का पीएचडी डिपार्टमेंट नगर पालिका के अधीन था। चूंकि बोर्ड हमारा था, चाहे चेयरमैन मंजू देवी जी थे, चाहे मैं था, विकास मंच का बोर्ड था, और हमने पानी की कम उपलब्धता होते हुए भी अधिकतम 48 घंटे में हर घर पानी की सप्लाई पहुंचे, ये व्यवस्था कर रखी थी। मॉनिटरिंग करते थे, कहाँ पानी ज्यादा स्टॉक हो रहा है उसको इस CWR से निकाल करके वहां भिजवा दो। कई लाइनें बिछाई गई ताकि पानी इंटरकनेक्ट
सब जगह सरप्लस जहाँ है वहां से दूसरी जगह काम ले लें। जब भूतपूर्व विधायक बने थे तो उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन रख दिया था कि भाई जो ये नगर पालिका के अंदर नोखा की पानी की सप्लाई है, ये नगर पालिका इसमें पार्शियलिटी करती है। और कौन? बिहारी जी ने तो उन्होंने एक विधानसभा में रख दिया, नगर पालिका इसमें पार्शियलिटी करती है, ये नगर पालिका के अंडर से हटा दी जाए। तो मेरी समझ में नहीं आने, भाई एक गली में अगर 10 मकान हैं तो उसमें हो सकते हैं कि 7 मकान हमें वोट करने वाले हों, 3 मकान उनको वोट करने वाले, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि 7 मकान में उस गली में पानी जाए, 3 में नहीं जाए। लेकिन उनका जो भी देय था तो वो पानी की सप्लाई वापस पीएचडी के अंदर चली गई। विभागों के पास बजट की उपलब्धता या जो भी समस्याएं रहती है, हमारे जब अंडर में थी हमने करीब करीब 27 नए ट्यूबवेल नोखा में खुदवाए थे ताकि पानी की व्यवस्था सुचारू रहे, और करीब करीब 200 किलोमीटर इंटरेक्ट पाइपलाइन चेंज की थी। और कुछ पाइपलाइनों में जैसे जड़ें आ गई तो हर समय चौकसी से रहते थे कि पानी की सप्लाई दुरुस्त रहे। अब पानी की समस्या इस वजह से चल रही है। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ, पर आम जनता कहाँ जाए? यदि वो ऑफिस जाता है, उसका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, तो उसके लिए नेता कौन? उसने वोट किसको दिया? बिल्कुल आपकी बात सही है ब्रिजमोहन जी। आम जनता, देखिए ये केवल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बात नहीं है। मैंने तो एक एग्जांपल दिया। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बात नहीं है। पब्लिक के अप्रोच में सबसे इजी उसका वार्ड पार्षद होता है। जन नेता अगर कोई भी है तो सबसे इजी उसका वार्ड पार्षद होता है, और वो सारी समझ उसी के पास लेकर जाता है। बिजली का पोल टेढ़ा है तो उसके पास जाएगा, पानी नहीं आ रहा है तो भी वो उसी के पास जाएगा, और सड़क, सीवर लाइन, रोड लाइट, कोई भी बेसिक प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो अपने वार्ड पार्षद के पास जाता है। और चूंकि नोखा में हमें लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, वोट वो कन्हैयालाल जामर को करते हैं, उन्हें वार्ड पार्षद कौन है उसे मतलब नहीं, तो लोग पब्लिक हमारे पास आती है। और हम भी क्षुब्ध हुए थे उस 1 साल के कार्यकाल में कि हम यार पब्लिक का जिस तरह से काम कर रहे थे पीछे वो नहीं कर पा रहे, और इसके लिए निरंतर प्रयासरत भी रहे। भाई कुछ ऊपर जो भी नेता बैठे हैं उनकी समझ में आ जाए कि इससे परेशान कौन हो रहा है। नोखा की पब्लिक हो रही है, नोखा की जनता हो रही है, और चूंकि नोखा की वो जनता परेशान हो रही है जो हमारे लिए देवतुल्य है और जिन्होंने लगातार हमें सिरमोड़ बना के रखा हुआ है, तो हम बहुत ज्यादा क्षुब्ध भी थे। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि आप करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, उस स्थिति में थे। एक नोखा की जनता का बड़ा आरोप है आप पर। वो कहते हैं साहब पिछले 25 सालों से ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अभी तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर आज भी गंदा पानी जा रहा है, या कुछ खुले में गंदे पानी को छोड़ा जा रहा है, वहां से मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां, बदबू, बहुत सारी चीजें। देखिए मैंने इससे पहले जो मैं आपको अपने बात हो रही थी तो उसमें बता ही रहा था आपको जी कि मैं 154 करोड़ रुपए की जो स्कीम सैंक्शन करवा के लाया था रूडिप से, उसमें नोखा के दोनों तरफ ट्रीटमेंट प्लांट थे, और ये नई पाइपलाइन थी, कुछ CWR पानी का काम था, और कुछ जगह मिलान के लिए सीवर लाइन थी। मैं बीच में थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा आपको कि नोखा, पूरे राजस्थान में नोखा ही एक ऐसा शहर है पॉपुलेशन के हिसाब से, जितनी पॉपुलेशन नोखा की है उसमें 1990 में जब पिताजी चेयरमैन थे पूरे नोखा में सीवर लाइन डाल दी गई थी खुद के संसाधनों से। ट्रीटमेंट प्लांट भी मैं स्वीकृत करवा के लेकर आया। ट्रीटमेंट प्लांट 2 तरफ बनने थे, एक माड़िया की तरफ, एक चरकड़ा की तरफ। चरकड़ा की तरफ जो ट्रीटमेंट प्लांट बनना था उसमें कोई हर्डल नहीं है, यार वो ट्रीटमेंट प्लांट मैं आपको बता दूं चालू हो चुका है। चरकड़ा की तरफ जो ट्रीटमेंट वो 5 MLD का है, और माड़िया की तरफ जो बनना था वो 7.5 MLD का था। तो 5 MLD वाला ट्रीटमेंट प्लांट है वो चालू हो चुका है, पानी ट्रीटेड होना चालू हो चुका है, और खेतों में ट्रीटेड पानी सप्लाई होना चालू हो चुका है। अच्छा। और जो माड़िया की तरफ ट्रीटमेंट प्लांट बनना था वही पॉलिटिकल हर्डल जानबूझ करके लोगों को आगे किया गया कि यहाँ नहीं बनने दिया जाए गांव वालों को, जबकि मेरी इच्छा भी या मनसा मेरी या किसी की भी ये नहीं रहेगी कि गंदगी मैं मेरे घर से निकाल के आपके घर में डाल दूं, ये किसी की मनसा नहीं रहेगी। और वही देखते हुए मैंने दोनों तरफ ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन भी मैंने मेरे कार्यकाल में ही खरीदी थी, राज्य सरकार से स्वीकृति लेकर के। ये 2016 के आसपास मैंने खरीद ली थी। और माड़िया जो गांव वाले कह रहे हैं या उनसे कहलवाया जा रहा है कि भाई हमारे गांव में गंदगी आ रही है, तो गांव से जो गांव का लास्ट छोर का घर है उससे 1.3 किलोमीटर दूर वो जमीन ली गई थी।
ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए। और अभी जो ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं वो खुले तो बन ही नहीं रहे। आपने बीकानेर में बना हुआ है, आपने विजिट की होगी, सारे कवर्ड रहते हैं और कोई ऐसी गंदगी या बदबू, फिर भी 1.3 किलोमीटर उस गांव से दूर जमीन ली गई थी। पॉलिटिकल हर्डल है या कोई स्टे है कोर्ट का? पॉलिटिकल हर्डल है, कोई कोर्ट का स्टे नहीं है। कोर्ट में गए भी थे तो कोर्ट ने केवल यही दी थी कि भाई ये इसका संचालन और संधारण सुचारू रूप से हो ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, बाकी जहां बन रहा है वहां बनाया जाए। और ब्रिज का क्या मामला है? पहले एल बनना था, फिर बीच में बात आई टी बनेगा, फिर कैंसिल हुआ। लोगों का ये भी कहना है कि कुछ अपने लोगों को फायदा देना था। अगर ये टी बनता तो किसी की जमीन नहीं जा रही थी इसमें। एल में जमीन जा रही है और जो जमीन एल में जा रही है वही टी में जाती। टी में कोई इस तरफ किसी की जमीन, कोई लैंड एक्वायर होने की स्थिति में थी नहीं, करनी भी नहीं पड़ती। रेलवे ने अपनी सुविधा के हिसाब से बजट को कम करने के लिए उसी हिसाब से उन्होंने इसको एल बनाया है। टी बनता तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी, एल बनने से थोड़ी जनता को परेशानी है। बहुत घूम करके नोखा, वैसे भी आप बहुत बार गए हो, 2 भागों में बंटा हुआ है रेलवे लाइन होने की वजह से, नोखा पूर्वी और नोखा पश्चिमी। तो अब है कि अब सारे सरकारी ऑफिस वगैरह पूर्वी तरफ है। और आप क्या चाहते थे, टी बने या एल बने? नहीं, हमारा तो ऐसा कुछ नहीं था। हम तो, मैंने तो नगर पालिका से टी की परमिशन भी दे दी थी, जो एक एनओसी जारी होती है वो। अगर हमारे एल या टी में कुछ ऐसा होता तो हम परमिशन रोकते या करते। मैंने एक कंडीशनल एक एनओसी दी थी कि इस जो ये रेलवे क्रॉसिंग है इसको बंद नहीं किया जाए। उसके अलावा हॉरेबली मैंने रेलवे के जो अधिकारी थे उनको फ्लाईओवर के लिए एक दूसरी जगह का सुझाव दिया था कि आप यहाँ बनाओ तो ये सबके लिए उपयोगी साबित होगा, यहाँ उपयोगी नहीं होगा, अनावश्यक परेशानी होगी। लेकिन रेलवे ने अपने बजट की उपलब्धता या उनके क्या मापदंड रहते हैं, टेक्निकली मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो उन्होंने ये एल बनाया। टी अभी भी अगर रेलवे बन सा हो तो अभी भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे नागौर है 60 किलोमीटर, जी बिल्कुल, और बीकानेर भी तकरीबन इतना ही। ट्रॉमा सेंटर इस साइड भी 60 किलोमीटर है, उस साइड भी ट्रॉमा सेंटर 60 किलोमीटर है। आपके यहाँ नहीं है। आपके पिताजी संसदीय सचिव रहे, आपके इस एरिया से नेता प्रतिपक्ष भी रहे रामेश्वर लाल जी डूडी, फिर भी नहीं बना। पिताजी जब संसदीय सचिव थे तो उन्होंने नोखा अस्पताल को अपग्रेड करवाया था। उसके बाद में वापस जब कांग्रेस के शासन में नोखा अस्पताल को जिला अस्पताल भी बनाया। उस जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर और वो भी, लेकिन अब जिला अस्पताल बनने की जगह के लिए खींचतान चल रही है, जगह उपलब्ध नहीं है। अभी जो जगह जिला अस्पताल के लिए दी गई या जो बताई गई राज्य सरकार को, वो नोखा से करीब करीब 8 किलोमीटर दूर है। तो सिटी से 8 किलोमीटर दूर अगर अस्पताल शिफ्ट हो जाता है तो साधारण सर्दी जुकाम बुखार वाला भी अगर ऑटो लेके जाएगा तो 200-300 रुपए तो उसको आने जाने के ही लग जाएंगे। तो उसको नोखा के नजदीक सरकारी जमीन भी उपलब्ध है, तो वहां अगर बनाया जाता है तो वो ज्यादा लोगों के लिए उपयोगी है, हितकारी है। बस उसी खींचतान में चल रही है। ट्रॉमा सेंटर आना चाहिए, आपने मेरे पर भी कहा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर जी डूडी पर भी कहा, विधायक तो उसके अलावा भी रहे हैं और अभी उन्हीं का शासन है। एक पावरफुल पोस्ट मंत्री रहे हैं। हाँ, ज्यादा दोस्त तो है ना जो। हाँ, सही बात है। कब से चल रहा है खींचतान? ये 2022 से। कब तक बनेगा? देखो, बनाना तो सरकार के हाथ में है, वो बनाएगी। आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी थोड़ी सी बीजेपी से नजदीकियां ज्यादा है, आपके पिताजी की नजदीकियां या विचारधारा कांग्रेस की है, कोई तो उस हिसाब से राज आपका है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, व्यक्ति विशेष में मैं अगर ये कहूं कि भाई अपने बीकानेर है, लोकसभा सीट में 8 है, लेकिन 7 जो विधायक हैं या 7 जो भी कांग्रेस बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, मेरी नोखा को छोड़ करके सबसे मेरे संबंध अच्छे हैं। और चूंकि नोखा में उनका इंटरफेयर भी नहीं होता पॉलिटिकली, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं उनको काम लेके कुछ सामने करके कुछ काम ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, संबंध मेरे सबसे मधुर रहे हैं और
ठीक है, कुछ विचारधाराएं या जो भी है वो कांग्रेस बीजेपी नहीं, कुछ व्यक्ति विशेष विचारधाराएं होती है। ना तो मेरी कोई कांग्रेस से लड़ाई है, ना मेरी कोई बीजेपी से है, या बहुत ज्यादा घनिष्ठता किसी से भी नहीं है। आपके और पिताजी के बीच में इसको लेकर के बात होती है कि हमें बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? पिताजी का नहीं नहीं, मैं पूरे जीवन इधर रहा हूं, या तो कांग्रेस अदरवाइज विकास मंच। देखिए, चर्चाएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन है वो उन्हीं का होता है। और ओवररूल उनको कभी आज तक किया नहीं है, ना आगे कभी करने की मन में है। जो डिस्कशन लंबा चौड़ा होता है, डिसीजन फाइनल उनका होता है। जो डिसीजन वो उनका आ गया, उसी पे हम, उसी थीम पे, उसी लाइन पे हम चलते हैं। आपके सामने कांग्रेस कैंडिडेट ही नहीं उतारती? देखिए, 2005 में जब हमने विकास मंच बनाया था, उस समय कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की थी। 30 वार्ड थे उस समय नोखा में, और 30 वार्डों में कोई 8 या 10 वार्डों में कांग्रेस को कैंडिडेट मिले होंगे। 2015 में भी एक पार्षद कांग्रेस का जीत कर आया था। उस समय 35 वार्ड हो गए थे जी। तो कांग्रेस हमारे सामने नहीं उतारती, ऐसा नहीं है। नहीं, आरोप ये है कि जहां पर आप कमजोर हो, जहां पर ये लगता है कि बीजेपी के वोट काटने, इसलिए वहां कांग्रेस कैंडिडेट उतारती है, अदरवाइज नहीं उतारती। आपके और रामेश्वर जी डूडी के आपस में पैक्ट है। देखिए, जब हमारा पैक्ट हुआ था 2018 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में और 2008 विधानसभा चुनाव में हमारे और रामेश्वर जी डूडी के बीच में यह लड़ाई थी कि पॉलिटिकल अस्तित्व खतरे में वाली स्थिति थी कि अगर हम हारे तो हम खत्म, और वो हारे तो वो खत्म। तो तीनों चुनावों में कांग्रेस को तो कैंडिडेट, अब जैसे 2010 के चुनाव की बात करूं मैं, तो हमारी चेयरमैन कैंडिडेट थी मंजू देवी जी पंचारिया जी। तो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया था, एक महिला एक थी, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन वही ब्राह्मण कास्ट से दिया था। इसलिए दिया गया था कि हमारा कैंडिडेट ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणों के वोट काटे, इसलिए कांग्रेस से वो कैंडिडेट दिया गया था। 2015 में भी बीजेपी और कांग्रेस ने साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था नोखा नगर पालिका का। हमारा पैक्ट तो हुआ था 2018 में विधानसभा चुनाव में। माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमें बुला करके कहा था कि भाई आपको बीकानेर से चुनाव लड़ना है, डूडी साहब नौका से लड़ेंगे, आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करोगे, मदद करोगे। और उसके बाद में हम वापस आमने सामने चुनाव लड़ लिए 2023 का। 2021 के चुनाव में भी कोई कांग्रेस से पैक्ट हमारा या ऐसा कुछ नहीं था। शहरी क्षेत्र है जहाँ कांग्रेस को कैंडिडेट मिलता है तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारती है। तो 2021 में आप जैसे कह रहे हो कि जहाँ हमें लगा कि हम कमजोर हैं या बीजेपी की वोट काटने, तो ये मतलब 2021 में कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट नहीं था किसी भी वार्ड में। 2010 से आप वो सिनेरियो देखो तो साथ कौन था, वो तो आप डिसीजन करो, जनता को करना है। अच्छा, निर्मल बुरा प्रकरण क्या है? ये कोई देखो, पहली बार उनको पिताजी ने विकास मंच से टिकट दिया था, पार्षद बनाया था, आपके खास आदमी। हाँ, और उन्होंने ही चेयरमैन बनाया मेरे को तो कन्हैया लाल जी जौहर ने बनाया, वाइस चेयरमैन बनाया उनको तो कन्हैया लाल जी जौहर ने बनाया। और वापस दूसरी बार भी कुछ पार्षदों विरोध भी था, लेकिन उनको ओवर रूल्ड करके, यह एक है कि वो जो हमारे पार्षद हैं या जो विकास मंच के फॉलोवर हैं, जो भी है वो पार्षद है या चाहे आम पब्लिक है, उसके लिए कन्हैया लाल जी जौहर, मैंने आपको पहले भी कहा था, डिस्कशन वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन जो उन्होंने दे दिया वही फाइनल होता है। तो ओवरऑल वापस दोबारा भी उन्हीं को वाइस चेयरमैन बनाया, और मेरे बराबर ही मान सम्मान उनको दिया जाता था एज ए चेयरमैन। पिताजी भी मेरे बराबर ही, कई बार वो ऐसे काम होते थे मेरे को कहते ही नहीं थे, निर्मल जी को ही कहते थे डायरेक्ट भी आप करवा देना ये, और दोनों ने करवा दिया, दोनों ने कर दिया, वो सही था। हो सकता है कुछ गलतफहमियां या कुछ गलतियां जो भी रही हो। नहीं, उनको चार्ज देने के लिए आपके पिताजी ने बोला चेयरमैन का? जी, जैसे ही मेरा इलेक्शन सेट हुआ, डाइस से अनाउंस हुआ था, डिसीजन लिखा नहीं गया था, केवल अनाउंस हुआ। उसी टाइम पिताजी का फोन आया मेरे पास कि तू कहाँ पर है? मैं घर पर था। तो कहा तू पंप पर आ, और निर्मल जी को फोन करके बुलाया, और हमारे जो भी विकास मंच के पार्षद जो जल्दी पहुंच सकते थे उनको फोन करके बुलाया। हम उनको नगर पालिका लेकर गए थे कि भाई वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन का इलेक्शन सेट हो गया, तो आप इनको चार्ज दो। तो उसमें
चार्ज दिया नहीं, उन्होंने ये कह दिया कि फैसला हमारे पास आएगा तब देंगे। यो जो भी था तत्कालीन, सेकंड डे फैसले की कॉपी लेकर वापस गए। अब ये फैसला आ गया यार इनको चार्ज दो। तो पॉलिटिकली दबाव था, कुछ लोग ये चाहते थे कि इनको तोड़ा जाए, और हो सकता है, देखिए पॉलिटिक्स में जो भी होता है पद की लालसा सभी को रहती है। अब वो जनता विकास मंच बना रहे, ऐसी चर्चा चल रही है नोखा में। जी, सुनने में तो मेरे भी आया है। बाकी जैसे परसों भी हम साथ ही थे, एक हमने नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी का आवास बनाया था, उसकी ओपनिंग में। उसके अलावा भी शादी ब्याह मिलते रहते हैं, फोन पे बात भी होती है। मेरे सामने कभी उन्होंने ऐसी कोई मंशा जाहिर की नहीं। 10 साल तो सीधे सीधे आपको चेयरमैन बने हुए हो गए। आपको ऐसा क्या लगता है कि मेरे इन 10 सालों में ये काम हुए नहीं जो होने चाहिए? देखिए, वैसे तो मैंने बहुत जो सामान्य काम होते हैं नगर पालिका के, उससे हटके भी बहुत काम किए हैं। जैसे वाटर आरओ जो नोखा में लगाए मैंने, अभी 8 वाटर आरओ चल रहे हैं, कॉइन ऑपरेटेड। वो मैं लेकर आया था, वो एक अलग चीज लेकर आया था। नोखा की सबसे बड़ी समस्या थी, सब्जी मंडी कहीं पर भी नहीं थी नोखा में। तो वो भी मैंने बीडी कल्ला साहब के सहयोग से, वो पीएचडी मंत्री थे, तो वाटरवर्क्स कैंपस जो कि नगर पालिका का ही है, वाटरवर्क्स कैंपस था, वहां पे सब्जी मंडी नोखा के एकदम हृदय स्थल कह सकता हूँ मैं, एकदम नोखा के सेंटर में सब्जी मंडी थी, वो भी मैंने करवाई। ट्रीटमेंट प्लांट जो बनना था एक बन गया, दूसरा मेरी इच्छा है कि वो पॉलिटिकली हर्डल वहां से दूर हो और वो ट्रीटमेंट प्लांट बन जाए। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी समाज का नेता हो पूरे राजस्थान में, मैंने जो 5 समाजों को भूमि आवंटन की है, उस सामाजिक नेता भी अपने समाज को भूमि आवंटन नहीं करवा सकता। आप बता दो बीकानेर में पिछले 10 सालों में, 15 सालों में कितने समाजों को भूमि आवंटन हुई है? आपने उनके भवन के लिए करवाई है? हाँ, छात्रावास के लिए अच्छा। समाजों को, 5 समाजों को भूमि आवंटन करवाई है। नाइक समाज के लिए, गुजरगोड़ समाज के लिए, गौड़ ब्राह्मण समाज के लिए, ऐसे मैंने 5 समाजों को भूमि आवंटित करवाई है, और भूमि आवंटन करवा कर उन पे छात्रावास का निर्माण करवा के दिया है। अच्छा। तो ये सारे काम मैंने बहुत लीक से हटके किए हैं, जो नगर पालिका की जद में नहीं आते हैं। तिलोक छात्रावास है, तिलोक मेघवंशी जो छात्रावास है, उसमें भी मैं निरंतर हर दूसरे तीसरे साल वहां कुछ न कुछ काम करवाता रहता हूं, और उसमें कोई मेरा पॉलिटिकली वो कोई उद्देश्य नहीं है कि वोट बैंक। मेरा ये है कि नोखा के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी के लिए बाहर जा नहीं सकते, पैसे खर्च नहीं कर सकते, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो परिवार, उस परिवारों के बच्चे आकर के वहां पर शिक्षा ग्रहण करें, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, उनको एक अच्छा माहौल मिले, तो वो आगे जाए, नोखा सरकारी सर्विसेज में नोखा के लोगों की भागीदारी बढ़े। स्वच्छता के मामले में नोखा दूसरे स्थान, तीसरे स्थान ऐसा लगभग रहता है पिछले कई वर्षों से। आपको लगता नहीं कि मुझे अब पहले स्थान आना चाहिए? मुझे बहुत लंबा समय हो गया दूसरे और तीसरे स्थान आते हुए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1990 में, पहले 1990 में सीवर लाइन नोखा में डाल दी गई थी। वैसे ही 2005 में जब पिताजी चेयरमैन बने थे कन्हैयालाल जामर, तो पूरे मैं कह सकता हूँ राजस्थान में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन 2005 में नोखा में शुरू हो गया था, जो पूरे भारत में 2014 से ये अस्तित्व में आया था। उस समय उन्होंने साइकिल रिक्शा मंगा करके डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुरू कर दिया था। और जो नंबर की बात है, तो अभी हम पहले स्थान पे ही थे सिटीजन फीडबैक में पिछले जी। कुछ जो नंबर नोखा के कटते हैं, वो जो आप जहां से बात शुरू की थी वहीं पर ही नंबर कट रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने की वजह से, जो पानी पॉन्डिंग हो रहा है उसकी वजह से ये कुछ नंबर कटते हैं नोखा के। बाकी हर जगह नोखा का अच्छी नंबरिंग मिलती है, यहाँ पे जाकर के नोखा के नंबर कुछ रिड्यूस हो जाते हैं। इस बार क्या का मतलब ये है कि नोखा विकास मंच तो रजिस्टर्ड नहीं है पार्टी? बिल्कुल रजिस्टर्ड है सर। तो इस बार उसके सिंबल से लड़ोगे? देखिए, विकास मंच रजिस्टर्ड हमारी 2016 में ही रजिस्टर्ड करवा ली थी, 16-17 में। एनसीपी से लड़ने का कारण क्या है? रजिस्टर्ड है लेकिन सिंबल अलॉट नहीं है अभी तक विकास मंच को। तो इस बार क्या करोगे? देखिए, चुनाव तो विकास मंच ही लड़ेगा, और सिंबल के लिए फिर आप कहोगे आप न्यायालय में जाते हो। हमने चुनाव आयोग को लिख के दिया था, उन्होंने सिंबल आवंटित नहीं किया है, तो
जयपुर हाईकोर्ट में लगाई हुई है सिंबल के लिए, भाई जी चुनाव आयोग को निर्देशित किया जाए इन नियमों के तहत विकास मंच को सिंबल दिया जाए। अगर सिंबल नहीं मिलता है तो यूनिफॉर्म सिंबल के लिए, क्योंकि 45 वार्ड है तो ये तो हो नहीं सकता कि इस गली में इंजन से लड़ रहे हैं, अगली गली में अलमारी से लड़ेंगे, अगली गली में किसी दूसरे सिंबल से लड़ेंगे, तो यूनिफॉर्म सिंबल हमें चाहिए होगा। तो चुनाव विकास मंच ही लड़ेगा 100%। कांग्रेस ने ऑफर किया तो? नहीं साहब, ना तो कांग्रेस से ऐसा कोई ऑफर हमें मिला है, ना हमारी कोई इच्छा है, और ना हमें कोई किसी भी पार्टी से कोलैबोरेशन करना है। विकास मंच खुद अपने आप में सक्षम है, नोखा की जनता विकास मंच को चाहती है। और मैं अगर ये कहूँ कि नोखा में सबसे ज्यादा पॉपुलर बीजेपी कांग्रेस इन सब ज्यादा पॉपुलर विकास मंच है, और वो जैसे वोटों की गणित है उससे आप देख भी सकते हो, तो हमें किसी सारे की जरूरत भी नहीं है। आप ऐसा भी करते हो जहां पर आप लगातार आ रहे हो उस वार्ड में थोड़ा काम कम करते हो या उसकी तरफ आपका ध्यान कम रहता है, ऐसा भी करते हो आप? देखिए, एक तो ऐसा कोई वार्ड ही नहीं है जहाँ हम लगातार आ रहे हैं। हम्म, कोई वार्ड अगर 2005 में लूज किया है तो 10 में जीत गए, 10 में जीते हैं तो हो सकता है 15 में लूज कर दिया। ऐसा तो कोई नोखा का वार्ड नहीं है कि हम लगातार आ रहे हैं। और दूसरा, मैंने कभी भी वार्ड वाइज बजट या कोटा आवंटन नहीं किया है। सड़क बननी है तो वो नोखा से उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर के नोखा के दक्षिणी सीमा तक बनेगी। अब नोखा की जो बसावट है वो आप अच्छी तरह जानते हो, सारी गलियां एकदम क्रॉस है जी तो उसमें तो ये तो हो नहीं सकता कि पूरी सड़क जा रही है, उत्तरी सीमा बीकानेर की तरफ है और दक्षिणी सीमा नागौर की तरफ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम बीच में 2 वार्ड में सड़क नहीं बनाए। और मेरे जितने भी टेंडर निकले हुए या जो भी काम हुआ है, कभी भी हमेशा उसमें वार्ड नंबर कहीं मेंशन नहीं होता है। यहाँ से लेकर के इस घर से लेकर के नोखा की दक्षिणी सीमा तक, या इस घर से लेकर के नोखा की उत्तरी सीमा तक, ऐसे टेंडर निकलता है। अच्छा, आपने बात टेंडर की करी तो एक कमीशन का बड़ा खेल चलता है, चाहे वो टेंडर हो, चाहे वो पट्टा बनाना हो, चाहे वो कन्वर्जन करना हो, या बहुत सारे काम होते हैं नगर पालिका के, नगर निगम के, नगर परिषद के। आपके यहाँ करप्शन नहीं हो इसके लिए आपने क्या किया? शुरू से ही ये थीम रही थी पिताजी की कि पब्लिक का काम जीरो करप्शन पर होना चाहिए। मैं ये तो, हाँ, अब जैसे ये हो सकता है कि अपने खाना खा के वेटर को भी 100 रुपए टिप दे देते हैं, वैसे काम होने के बाद में अगर किसी ने 100-200 रुपए किसी कर्मचारी को दे दिए तो मैं नहीं कह सकता। बाकी किसी का काम रोक करके पैसे लेना ये नोखा नगर पालिका में कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ हमारे कार्यकाल में किसी का काम रोक के पैसे लिए हो। काम होने के बाद में अगर किसी ने किसी कर्मचारी को, छोटे बाबू को कोई 100-200-500 रुपए किसी ने दे दिए तो मैं नहीं कह सकता, हालांकि वो भी मेरी जानकारी माता है तो मैं मना कर देता हूँ। लेकिन काम रोक के किसी का पैसा लेना, पैसों के लिए काम रोकना, ये हमारे कार्यकाल में नोखा नगर पालिका में कभी दावे के साथ कह रहे हो? बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। मॉनिटरिंग रहती है आपकी इस पर? जी बिल्कुल, पूरी मॉनिटरिंग रहती है और लगभग सारी फाइल्स मैं खुद देख के निकालता हूँ। पट्टों की जो भी पत्रावलियां हैं मैं केवल उनमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखता हूँ, वो सही है या नहीं है, किस नाम से है वो भी नहीं देखता हूँ किसका है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेन पूरी है वो पट्टा बना देते हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी जब अधिशासी अधिकारी, पहले मैं आपको बता रहा था कि ये परेशानी आ रही है, और अभी जब अधिशासी अधिकारी लगा हमारे हिसाब से, तो अब वंडर करोगे, इन 4 महीनों में 15 करोड़ का रेवेन्यू मैंने अर्जित किया है। क्या बात है! तो वो पट्टे बनाकर ही अर्जित किया है। लोगों को कृषि भूमि के पट्टे जो बना कर देने थे वो सबको बना कर दिए हैं। और जिनकी फाइलें लगी हुई थी, अगर उसमें कुछ कागज कम है तो मैं 6-6:30 बजे के बाद में ऑफिस में ही बैठ करके वो फाइलें देखता था, और उसमें ये देखता कि ब्रिजमोहन जी की फाइल लगी हुई और उसमें ये डॉक्यूमेंट कम है, तो मैं फोन करके खुद वो कागज मंगवाता था कि आपके ये कागज कम है, आप इस कागज की पूर्ति कर दो, आपका पट्टा बना देंगे। ये काम ना तो मनसा रहती है रोकने की, दूसरा अगर रोक भी देंगे तो रेवेन्यू कहां से आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो हम डेवलपमेंट कहां से करवाएंगे। हमारे सामने जो चुनाव लड़ते हैं जिन्हें पॉलिटिकली 30-40-50 बीघा जमीन उनकी कन्वर्ट हुई होगी, वो भी निकाली है। आपके कार्यकाल में हुई हो?
बिल्कुल, अभी भी उनके 4 प्लॉट मैंने कॉमर्शियल कन्वर्ट किए हैं। तो ये तो मेरा तो ये रहता है कि भाई जो जो भी पत्रावली है उससे रेवेन्यू आ रहा है वो फटाफट निकालो, रेवेन्यू आएगा तो विकास के काम होंगे। फाइनेंस की स्थिति क्या है नगर पालिका की? बराबर से चल रही है, कोई 3-4 करोड़ रुपए धन ठेकेदारों की को कमी नहीं पेमेंट। आती कुल मिला के? हाँ, काम चलता रहता है, सरप्लस भी नहीं रहता है। आपके हिसाब से आपकी आइडल कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है भारत में? आपने इस पर कोई विचार किया होगा, स्टडी की होगी, कभी गए होंगे? देखिए, काम के हिसाब से, स्वच्छता के हिसाब से अगर बात करें तो इंदौर वो तो वैसे नंबर 1 आ ही रहा मेरे है लिए भारत में। आइडल है। हम्म, और अगर अपने राजस्थान में बात करें तो छोटी जगह नोखा के बराबर ही है पॉपुलेशन उसकी, छोटी जगह देखते हुए डूंगरपुर बहुत अच्छा काम कर रही है। आप कभी स्पेशल प्लान बना के गए हो किसी नगर पालिका को, नगर परिषद को, नगर निगम को देखने कि मैं ये चीज मेरे यहाँ नोखा मिला करके लागू करूं? ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैं खुद ही मेरे दिमाग से ही, जैसे मैं वाटर आरओ का कह रहा था या सब्जी मंडी का कह रहा था, ये सारी चीज़ें एक शहर को व्यवस्थित करने के लिए हमेशा मेरे मन में ये सही है, चलता रहता है कि कुछ चीज़ें अपने ऐसी अटके दे, और कभी इसे टारगेटेड कोई विजिट की नहीं है। अपराध बढ़ रहा है, सहमत हो इस बात से? जी। लोग परेशान हैं, अपराध नहीं बढ़े इसके लिए नगर पालिका क्या कर रही है? मैंने इतने काम करवाए हुए हैं कि मैं खुद भूल जाता हूँ एक प्लेटफॉर्म पर आके कि मुझे क्या क्या बातें कहनी है या मैंने क्या क्या काम करवाए हैं वो बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, तो मैं बता भी सकता हूँ कि नगर पालिका क्या कर रही है। ये नोखा नगर पालिका, ये एक ऐसी नगर पालिका है जिसने पूरे नोखा शहर में 110 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और डेली उनकी मॉनिटरिंग होती है। पूरा शहर कवर है? पूरा शहर कवर कर रखा है, जितना संभव हो सके उतना, और हर साल के बजट में सीसीटीवी कैमरों का बजट अलग से प्रावधान रखा जाता है कि फिर और इस बार सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएं। लेकिन अपराध जो हो रहा है उसकी मूल जो जड़ है वो है नशे की प्रवृत्ति, नशे की लत जो नोखा में बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी है, उसकी वजह से अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो भी ये नशे में एमडी, जो भी नशीले पदार्थ आज चलन में है, जिनका उपयोग किया जा रहा है, तो वो लोग उस तलब को मिटाने के लिए, वो नशा खरीदने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसकी वजह से नोखा में चोरी, लूटपाट, बदमाशी की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और आंकड़ों के हिसाब से भी नोखा बीकानेर जिले में नशे में नंबर 1 है। अपराध में भी तो उसी वजह से अपराध में नोखा हमारा नंबर 1 है। लेकिन अब ये सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, इस पे नगर पालिका की डायरेक्ट तो कोई मॉनिटरिंग या कुछ है नहीं। नगर पालिका से जितना हो सकता था वो यही था कि हम सीसीटीवी कैमरे लगा दें। बीच में मैंने दिन के लिए 8-10 होमगार्ड भी नोखा शहरी क्षेत्र में राउंड पे लगाए थे। फिर ये ईओ वाली जो परेशानी आई और हुई, फिर उनका भुगतान वगैरह नहीं हुआ, ऐसे करके हट गए। तो जितना नगर पालिका अपने एक अधिकार में, एक सीमित दायरे में रह करके जितना कर सकता है, उतना नगर पालिका प्रशासन ने किया है और करती भी रहेगी। बाकी ये डायरेक्ट पुलिस की मॉनिटरिंग में है, तो ये सत्ता पक्ष के लोगों का दायित्व होता है। अब उनका क्या इसकी तरफ है तो वो बता सकते हैं, लेकिन नशा और अपराध नोखा में बहुत ज्यादा बढ़े। कैमरे की मॉनिटरिंग नगर पालिका करती है या पुलिस करती है जो आपने लगाए? वो मॉनिटरिंग नगर पालिका में ही होती है। पुलिस जहां अपराध कारित होता है उस जगह आके कैमरे चेक कर लेती है। पिछली बार अभी करीब 4-6 महीने पहले सत्ता पक्ष के दबाव से पुलिस ने कहा था कि कैमरे ये जो है इनकी सारे हमें हैंडओवर कर दो। मैंने नहीं कि उसका रीजन ये था कि वहां जाकर के ये बंद हो जाएंगे, चलेंगे नहीं, बात उनको सुचारू चलाने की। तो हमने तो मंथली एक रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और उसका एक टेंडर निकाल रखा है, और उस हिसाब से उस ठेकेदार को पेमेंट करते हैं। डेली एक लिस्ट बनती है कि कितने कैमरे बंद हैं, जितने कैमरे बंद अगर है उतना पेमेंट ठेकेदार का काट लिया जाता है उसकी मॉनिटरिंग में से,
कि डेली मेरे व्हाट्सएप में भी या जो भी ग्रुप बना हुआ है उसमें डेली आ जाता है कि आज इतने कैमरे ऑफलाइन है, तो उन कैमरों को जब तक चालू नहीं होते, अगर वो 3 दिन बंद रहे तो 3 दिन उस ठेकेदार का पेमेंट कटेगा। तो इसलिए मैंने वहाँ उनको हैंड ओवर नहीं किया कि ये फिर वहाँ चल नहीं पाएंगे। कर्मचारी सफिशियंट है आपके पास? 1990 में पिताजी चेयरमैन थे, 19 वार्ड थे नोखा में, और उस समय करीब करीब 15 कर्मचारियों का स्टाफ था। आज 45 वार्ड है और मेरे पास में 2 कर्मचारी है। क्या बात कर रहे हो जी, 2 कर्मचारी है। उसके बाद ना मेरे पास चयन परमानेंट है, ना मेरे पास ईओ परमानेंट है, ना मेरे पास ड्राफ्ट्समैन है, टेक्निकल स्टाफ। जयन 2 दिन यूआईटी से नोखा के लिए पोस्टेड है, ईओ 2 दिन छापर से नोखा के लिए पोस्टेड है, और 2 कर्मचारी निगम से महीने में सप्ताह में 2 दिन नोखा के लिए पोस्टेड है। बाकी मेरे पास में 2 ही कर्मचारी हैं नोखा नगर पालिका में जिनसे मैं ये काम कर रहा हूँ। जो आश्चर्यजनक बात है। सफाई कर्मचारी भी नहीं है पूरे नोखा के स्ट्रेंथ के हिसाब से 320 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, तो मेरे पास 180 या 190 सफाई कर्मचारी है। सरकार तो बीच में आपकी भी रही। जब हमारी सरकार थी तो मेरे पास में 5-6 कर्मचारी थे फिर भी नगर पालिका में। हाँ, तो उसके बाद में जैसे ही शासन चेंज हुआ, नगर पालिका स्तर पे मैंने ट्रांसफर देखे नहीं थे कभी। जो जहाँ जिस दिन जहाँ उसकी मूल पोस्टिंग हो गई वहीं से रिटायर होता था। मैंने तो ये देख रहा हूँ पहली बार कि कर्मचारियों को भी ट्रांसफर करके बाहर भेजा जा रहा है। हालांकि मैंने 1-2 को रिलीव करने में भी थोड़ी सी मना किया था, भाई हमारी पोस्टिंग खाली है, आप दूसरा भेज दो एवज में, तो हम इसको रिलीव कर देते हैं। लेकिन फिर रात के डंडे के आगे जो सीट पे ईओ बैठा रहता है वो डरता है, जिस कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया वो डरता है कि मुझे कहीं निलंबित नहीं कर दे, कोई चार्जशीट नहीं पकड़ा दे, कुछ नहीं कर दे, तो वो खुद ही रिलीव होके चले गए। और जहाँ तक सफाई कर्मचारियों की बात है, तो जब पिताजी संसदीय सचिव थे तो 212 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी नोखा नगर पालिका में। मैं वाइस चेयरमैन था, मंजू देवी जी चेयरमैन थे तब। जीरो करप्शन पे जिन लोगों की भर्ती हुई है, किसी एक को भी रैंडमली आप पूछ सकते हो कि उसकी फोटोकॉपी के भी पैसे नहीं लगने दिए, वो भी हमने करवा के दिए, जो कागज उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने थे। क्या बात है। और अभी मैंने हाल ही में कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों की डीपीसी की है, पदोन्नति दी है। इसकी भी बड़ी चर्चा है। हाँ, कि आपने जाते जाते नियमों की अवहेलना करके डीपीसी दे दी। नहीं, कोई नियम अवहेलना नहीं की है। राज्य सरकार का एक परिपत्र है जिसमें लिखा है कि आप 50% वरीयता और 50% शिक्षा एजुकेशन के हिसाब से डीपीसी करोगे। तो मैंने उसी नियमों के अंतर्गत जो 50% जो वरीयता में जो कर्मचारी आते थे उनको सफाई जमादार पे डीपीसी दी, और 50% जो शिक्षा में थे। अभी जो लड़का स्नातक करके बैठा है वो तो डीपीसी का हकदार है। उसी लेवल से चल के, और मैंने पक्ष विपक्ष ऐसा कुछ भी नहीं, नियमों की अवहेलना का जहाँ तक अगर मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो जो व्यक्ति मेरे सामने बीजेपी से चुनाव लड़ा उसके सगे भाई को मैं डीपीसी दे रहा हूँ, जो पिछली बार बीजेपी से पार्षद था उसकी पत्नी को मैं पदोन्नति दे रहा हूँ, तो नियमों की अवहेलना करनी होती तो मैं उनको क्यों देता? फिर तो नियमों की पूरी अवहेलना करके ही चलता। फिर तो एमएलए बनना है आपको? देखिए, वो जनता तय करेगी कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं। कन्हैयालाल जी अगला चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? स्वास्थ्य कैसा रहता है उस पर निर्भर करेगा। अभी तय नहीं है? जी, अभी तय नहीं है, क्योंकि अभी वो 76 ईयर हैं और 3 साल बाद चुनाव होंगे, 79-80 के हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य उनका कैसे रहेगा, स्वास्थ्य कैसा साथ देता है, जनता की क्या स्थिति है, जनता क्या चाहती है। एक समय में देवी सिंह जी आपके विरोधी थे, बाद में देवी सिंह जी आपके ओर लिए, या आप देवी सिंह जी के ओर लिए, ऐसा कह सकते हैं? ये 1998 में फादर ने यहाँ से देवी सिंह जी के सामने चुनाव लड़ा था। 35,000 वोट लिए थे। हाँ, 36,000 मानो 35,915 के आसपास थे, 36,000 वोट लिए थे कोलायत विधानसभा से। कोलायत विधानसभा से। जो अच्छी बात है वो यही है कि हमने कभी किसी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी नहीं रखी। चुनाव तो हम और रामेश टूडी भी आमने सामने लड़े थे 2018 में, हम एक बैनर के नीचे आ गए। चुनाव देवी सिंह जी और हम आमने सामने लड़े थे। 2005 में जब विकास मंच बनाया था तो देवी सिंह जी भी सामाजिक न्याय मंच में थे, बीजेपी में नहीं थे उस समय।
तो हमने नोखा में उनको आमंत्रित किया, भाई हम भी अब कोई किसी पार्टी से है नहीं, हमारी खुद की पार्टी है, आप भी किसी पार्टी से बंधे हुए हैं नहीं, तो आप अगर नोखा आए और हमारी मदद करें चुनाव में, तो हमें, हमने नई पार्टी बनाई है, तो आपके सहयोग से हमें मदद मिलेगी। उस समय से हम साथ हो लिए। फिर पार्टी की विचारधाराएं अलग अलग रही, लेकिन हमारे रिश्ते वो आज भी उसी तरीके से है। कि पारिवारिक रिश्ता देवी सिंह जी के छोटे किन्नू बना दीपेंद्र सिंह जी के हम ब्याहे हुए हैं, तो पार्टी की विचारधाराएं दोनों की अलग अलग है, लेकिन रिश्ते तो उनके भी वही सामान्य है, वैसे ही रिश्ते हमारे। लोग ये भी बात करते हैं कि साहब एक सामने बिहारी जी हो गए, इधर रामेश्वर डूडी हो गए, तो आपको एक मजबूत आदमी चाहिए था कि अब कौन लाए कि साहब हमारे साथ देवी सिंह भाटी है। नहीं, जब देवी सिंह जी भाटी का और हमारा हम साथ हुए थे, उसमें तो बिहारी जी की पिक्चर में ही नहीं थे। ये हम 2005 में हमारा साथ हो गया था। बिहारी जी तो 2008 में पहली बार टिकट लेकर आए, तब लोगों ने नाम सुना था कि बिहारी बिश्नोई किसी को टिकट दिया। लोग कंफ्यूज भी थे कि क्या है, कौन है। बिश्नोई समाज के लोगों को भी इतना नहीं पता था कि कौन है, पहली बार नाम सुना था। तो उस समय हमें कोई बिहारी जी बिश्नोई के लिए उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। अच्छा, 23 वाले चुनाव में एक बात चलती है कि आपने अंत में जाते जाते सुशीला डूडी का फेवर कर लिया। जब आपको लग गया कि हम चुनाव नहीं जीत रहे, तो आपके लोग डाइवर्ट हो गए इधर। एक डिसीजन करके कोई किसी को वोट डाइवर्ट करवा सकता है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि जो कैंडिडेट खुद चुनाव लड़ रहा है वो एक रात में कैसे वोट डाइवर्ट करवा सकता है। और अगर वोट डाइवर्ट ही करवाने का जो आप नहीं कह रहे हो, ये लोगों का, काफी लोगों के मन में क्यूरियोसिटी भी है, या लोग कहते भी हैं डाइवर्ट करवाने के लिए वोट। हमारे लिए सबसे इजी डाइवर्ट होता है नौका शहर का वोट। अगर हम डाइवर्ट करवाना चाहें तो शहर में तो हम नंबर 1 रहे, हमने 16,000 के आसपास वोट लिए हैं, 11,000 बीजेपी ने लिए हैं, 6,000 कांग्रेस ने लिए। तो अगर डाइवर्ट ही करवाना, तो हमारे घर का बूथ सबसे पहले तो उसको डाइवर्ट करवाते हैं, उसके बाद में नौका के दूसरे बूथ वहां डाइवर्ट करवाते। तो ऐसा जो लोग कह रहे हैं वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात है। हम चुनाव में अच्छी खासी पोजीशन में थे, अच्छे फाइट की स्थिति में थे। हार या जीत क्या होती वो अलग बात थी, लेकिन जितने मत मिले वो हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंग, कन्हैयालाल जौहर के नाम के हिसाब से बहुत कम मिले। उसमें बहुत सारी चीजें रही। जो योगी जी की लास्ट मीटिंग हुई 2-3 दिन पहले, चुनाव से 2 या 3 दिन पहले हुई थी, उसके बाद में बहुत ज्यादा डाउन हो गए और हमें बहुत जल्दी इस स्थिति को भांप भी नहीं सके थे। इलेक्शन वाले दिन 2 या 3 बजे जाते ये समझ में आया कि अपने बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हैं। और तब तक कोई ये कहता है कि वोट डाइवर्ट करवा दिया, ऐसे तो कोई गाड़ी तो है नहीं स्टीयरिंग घुमा करके इस रोड से इस रोड पे डाल दी, ऐसा कुछ नहीं है। और रमेश डूडी की हमारी पॉलिटिकल दुश्मनी तो जग जाहिर है, पूरा राजस्थान जानता है कि इनकी पॉलिटिकल दुश्मनी कैसी है। लोग तो कहने को तो ये भी कह रहे हैं कि भाई इनको तो वहां से शिफ्ट इसलिए किया गया था कि डूडी को चुनाव हरवाना था वहां पे। तो कहने के लिए जनता है, जो लोग विरोधी है वो बातें करते रहते हैं। और नहीं, वो चुनाव तो जीतने के लिए किया, बट वो उनके उल्टा पड़ गया, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, वो बात वही है, लेकिन अब कहने को ये मूवमेंट तो अशोक गहलोत साहब ने किया था। उनका मैसेज था सबसे पहले मेरे पास कि भाई आपको बीकानेर ईस्ट से चुनाव लड़ना है। 23 वाला यदि आप चुनाव यहाँ से लड़ते तो आपको लगता नहीं कि आप एमएलए थे इस बार? देखिए, हम तो इस लगने में ही रह गए। अगर 18 का चुनाव हम नौका से निर्दलीय लड़ते तो हम 100% जीत रहे थे। वहां से छोड़ के बीकानेर आए और बीकानेर की जनता ने खूब मान सम्मान और खूब प्यार दिया। सब 13 दिन में जो सीट 1980 से कांग्रेस आ रही है, और लंबे मार्जिन से आ रही है, वो 13 दिन में हम उस मार्जिन को 6,500 पे लेकर आ गए। तो हम नहीं लेकर आए थे, हम कोई वोटर नौका से साथ तो लाए नहीं थे। लोगों को खूब उम्मीदें थी। वो चुनाव मेरे को बहुत अच्छे से याद है। लोगों का ये था कि बीकानेर का जो पूर्व का एरिया है उसको नोखा बना देंगे, और हुआ नहीं। हम उस काबिल बन नहीं पाए। और कई लोग ये कहते हैं कि अगर आपको 5 दिन और मिल जाते तो आप चुनाव जीत जाते। मैं थोड़ा उसमें, मेरी उल्टी गणित है। मैं अगर चुनाव 3 दिन पहले हो जाते तो हम जीत जाते, या हमारी टिकट कटने पिटने में नहीं जाती तब भी हम चुनाव जीत जाते। अब आगे क्या? अब आगे का मतलब 2 है यहाँ। एक तो आगे का रोड मैप क्या है आपका, यदि वापस इस चुनाव में जीतते हो तो अगले 5 साल में क्या करोगे। दूसरा, ये चुनाव नारायण जव्हर वर्सेज
कांग्रेस या नारायण झंवर वर्सेज बीजेपी या विकास मंच वर्सेज बीजेपी, जो भी, क्या है? देखिए, रोड मैप की जहां तक बात है, नोखा की जो बेसिकली समस्या थी, सड़कें वो 40 फुट की गलियों में लगभग 90% से ज्यादा बन चुकी है जी। 20 फुट की गलियों में भी काम चल रहा है, वो बन जाएगी। अगला जो मेरा है, अगर विकास मंच का बोर्ड बनता है, और बनता है नहीं, जैसे मुझे लोग नोखा की जनता की भावना है 100% बनेगा, तो जो नोखा के चौक और चौराहे हैं उनको सौंदर्यकरण के लिए मैंने एक चौक नोखा में, जैन चौक जो है, वो करीब करीब 1 करोड़ रुपए लगा करके उसका सौंदर्यकरण करवाया, पूरा मार्बल का बना करके, और जैन धर्म के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो लगा करके। तो इसी तरह से मैं दूसरे जो चौक है उनको डेवलप करना चाहता हूँ। महाराजा गंगा सिंह जी और सेठ सुगंधन जी पार्क की जो प्रतिमा लगाई थी मैंने नगर पालिका से कटला चौक में, उस एरिया का मैं सौंदर्यकरण करना चाहता हूँ। एक नोखा में शहीद स्मारक बनाने की मेरी बड़े लंबे टाइम से इच्छा है, लेकिन कुछ कारणों से बना नहीं पाया, या जो चौक अभी कच्चे पड़े हैं वहां पर ब्लॉक लगाने के लिए। नोखा कितना सुंदर हो, जितना हो सके मेरी इच्छा, मेरा काम वही है कि मैं उसकी तरफ चलता रहूं। और चुनाव जो है वो, देखिए, जो लोग लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करते हैं या कांग्रेस को वोट करते हैं, वो लोग भी निकाय चुनाव में विकास मंच को ही वोट करते हैं, वही लोग हैं। लोकसभा चुनाव तो विकास मंच लड़ती भी नहीं है, तो वही लोग हैं जो, तो ना तो हमारी लड़ाई बीजेपी से है ना कांग्रेस से है। अब ये जो चुनाव होना है अगला, ये बिहारी बिश्नोई वर्सेज विकास मंच या बिहारी बिश्नोई वर्सेज कन्हैयालाल झंवर होना है। वो ये मानते हैं कि बीजेपी उनकी धरोहर है, या जो जैसा वो चलाना चाहते हैं वैसा चला रहे हैं। खैर, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है साहब, हमें, लेकिन चुनाव जो होना है वो इन दोनों के बीच में होना है, बीजेपी के बीच में नहीं होना। नहीं, बीजेपी के बीच में तो इसलिए नहीं होना कि जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं वो हमें वोट करते ही हैं, जो लोग कांग्रेस वो हमें को वोट करते ही। अच्छा, आप पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हो? जी, बिहारी जी वर्सेज बिहारी जी वर्सेज कन्हैयालाल झंवर। कन्हैयालाल झंवर, ये बात भी आप अपने पे नहीं ले रहे हो? नहीं, मेरे पे तो आपने पहले ही कहा था ना कि भाई आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार मिला था, आपने लेने ही कहाँ दिया मेरे पर। तो हाँ, नारायण झंवर के कामों का आंकलन होगा, जनता आंकलन करेगी। मैं देखिए 2010 में पहला चुनाव पिताजी का वरदस्त, या 2015 में मैं जब चेयरमैन बना, 2010 में वाइस तब भी था, लेकिन 2021 का चुनाव मैं ये कह सकता हूँ कि जनता ने मेरे काम के भी वोट किए हैं। केवल ये नहीं है कि कन्हैयालाल जी का लड़का इसलिए वोट दिए हैं। मैंने जो 5 साल नोखा में काम किए, जो लीक से हटके काम किए, जो रूटीन के काम थे वो किए, तो उसकी वजह से भी आपको वोट मिले, मेरे को वोट मिले। तो आपको लगता है कि आपको इस बार भी वोट मिलेंगे? जी बिल्कुल। अब ये है कि चुनाव कब होते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ अप्रैल में चुनाव हो जाए तो 45 वार्ड है, कम से कम 35 सीट विकास मंच की आएगी, और 10 में कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय सारे निपटेंगे। और 2/3 बहुमत हमेशा से हमारे पास रहा है। पिछली बार भी हमारी 28 सीटें थी, 2 निर्दलीय थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो 30-45 में से 30 2/3 हुआ, और वो हमेशा एक निरंतर बना रहता है। तो नारायण जी, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने खूब सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत आभार। जी बृजमोहन जी, आप को भी नोखा क्षेत्र की इतनी सारी जानकारियां और एकत्रित करके आपने जो सवाल पूछे, उससे मुझे लगता है कि आगे भी कहीं कोई कमी रही है तो उसको हम और सुधार सकते हैं। जी जी, धन्यवाद।